माओवादियों का मंत्र है फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग। मानो जितना मानना है दबा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेसी हैं। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा। हमारी नीयत साफ है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए। यह इधर उधर होने वाले नहीं है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? न तो इनके पास नेता है और न ही फैसला लेने की ताकत है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले की, जो आदिवासी बहुल है, लेकिन इस जिले का भैंसवाही गांव फिलहाल पिछले 3 दिनों से चर्चा में चल रहा है। वजह 2 है। एक तो इस गांव में कई लोगों पर गौ तस्करी के गंभीर आरोप लगे और दूसरा इस गांव के 11 घरों को अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर से ढा दिया गया है। जिसके बाद हैदराबाद से ओवैसी ने मंडला की इस घटना की तुलना यूपी के अखलाक हत्याकांड से कर दी है। आखिर क्या है बुलडोजर एक्शन का बीफ कनेक्शन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बुलडोजर एक्शन का बीफ कनेक्शन। घर में गोमांस, बुलडोजर से इंसाफ। अवैध निर्माण हटाया तो धर्म का साया। एमपी के मांडला के भैंसवासी गांव में 2 दिन पहले जो बुलडोजर चला था उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मकानों पर बुलडोजर चले तो हैदराबाद में बैठे भाईजान भी परेशान हो गए। मगर जिन 11 घरों को जमींदोज किया गया उसके मालिकों पर बेहद संगीन आरोप है। जिस प्रदेश में गोमांस और गो तस्करी प्रतिबंधित है, उस राज्य में बकरीद के दौरान बड़े स्तर पर गोमांस परोसने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाया और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल 2 दिन पहले यानी शुक्रवार देर रात भैंसवासी गांव के 11 घरों से 150 से ज्यादा गोवंश, भारी मात्रा में गोवंश समेत कई तरह के अवशेष मिले थे। 10 से 11 घर ऐसे आरोपियों के जिन पे ये आरोप है कि वो तस्करी गौमांस या गौ का करते रहे हैं। उनके यहाँ से ऐसे तथ्य भी बरामद हुए हैं, हड्डियाँ कहीं से मांस बरामद हुए हैं, ये पुलिस का तर्क है। और उनके घरों पे बुलडोजर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 150 गायों को रेस्क्यू किया। आरोपियों के खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज हुई। इन 11 आरोपियों के 12,728 वर्ग फीट इलाके में बने 11 मकान और 6 गोदामों को जमींदोज कर दिया। हालांकि प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई को अवैध निर्माण पर कार्रवाई बता रहा है और दावा किया है कि कई बार नोटिस दिया जा चुका था। इसके बावजूद कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मंडला से करीब 750 किलोमीटर दूर हैदराबाद से ओवैसी ने इस कार्रवाई की तुलना यूपी के दादरी में हुए अखलाक हत्याकांड से कर दी और सोशल मीडिया पर लिखा, 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। एमपी सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने ओवैसी के आरोपों को बेबुनियाद और कार्रवाई को कानून सम्मत बताया है। साधुओं की हत्या हुई है कई ऐसे सामूहिक रूप से, उनके बारे में ओवैसी कभी नहीं बोले हैं। प्रशासन ने नियमानुसार उनको पहले से नोटिस दे रखे थे और उसी समय जब उस गांव के अपराधियों को पुलिस पकड़ने गई थी तो वहां पर जो गोमांस मिला है, जो कि कानूनी रूप से अपराध है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जी मीडिया रिपोर्टर सत्य प्रकाश जब ईदगाह मोहल्ले में रिपोर्टिंग कर रहे थे तब वहां मौजूद कुछ मुस्लिम परिवारों ने भी यहां होने वाली गो तस्करी के आरोपों पर मुहर लगाई और AIMIM प्रमुख ओवैसी को कैमरे पर आईना दिखा दिया। थी कुछ लोगों के हाथ में, मतलब ये तस्करी तो रही है, कुछ लोग करते रहे हैं यहाँ पे, ये रहा है हिसाब।
अच्छा, एक चीज और, सहमत में अपन ये कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये जो कार्रवाई हुई है इसे किस तरह से कहें? नहीं, अब कार्रवाई अब इसलिए भाई जब गलती किए हैं तो इसके लिए तो बहुत सही मतलब वो हुआ है। जो अब गलती करेगा तो उसके लिए तो वो होगा। दरअसल मांडला जिले का भैंसवासी गांव पिछले कुछ वक्त से गो तस्करी और गो हत्या का एपिसेंटर बना हुआ है। एमपी में गो हत्या के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है, मगर कानून को धत्ता बताकर यहाँ गो तस्करी का धंधा खूब फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको मध्य प्रदेश के गौवंश अधिनियम के बारे में भी बताते हैं। यहाँ का गौवंश अधिनियम क्या कहता है। इसके तहत गाय की तस्करी प्रतिबंधित की गई है और गौ हत्या करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान भी है। वहीं इस कानून का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगता है। ये कानून है मध्य प्रदेश का। तो एक तरफ एमपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर ओवैसी ने तीर तान दिए हैं, तो दूसरी तरफ वो यूपी की बुलडोजर कार्रवाई को भी निशाने पर लेने से चूक नहीं रहे। ओवैसी ने लखनऊ के अकबर नगर की कार्रवाई को बीजेपी की हार से जोड़ दिया है, जबकि इस कार्रवाई की असल वजह कुछ और ही है। हालांकि बकरीद के मौके पर आज अकबर नगर का बुलडोजर शांत रहा। आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। लखनऊ के अकबर नगर में पिछले कई दिनों से सुनाई दे रही बुलडोजर की गूंज आज शांत रही। अवैध निर्माण को जमींदोज करने में जुटे बाबा के बुलडोजर पर आज ब्रेक लगा। मौका बकरीद का था, इस लिहाज से बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक को ईद का तोहफा ही समझ लीजिए। सरकार ने आज अकबर नगर इलाके में बुलडोजर कार्रवाई पर 1 दिन की रोक लगाई, ताकि यहां की अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों के त्योहार में कोई खलल ना पड़े, क्योंकि अकबर नगर इलाके में बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल अकबर नगर 2 फेज में बटा हुआ है। फेज 2 में बुलडोजर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब बुलडोजर फेज 1 में अतिक्रमण हटाने में जुटा है। अकबर नगर में अब तक 1140 अवैध निर्माण तोड़े गए। अकबर नगर के लोगों को 2000 नए आवास आवंटित हुए, जिनमें से एलडीए ने करीब 1000 लोगों को मकान आवंटित कर दिए हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ सरकार विस्थापितों को बसाने का काम भी कर रही है, लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी इसे भी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ओवैसी ने ट्वीट कर कहा था कि चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं। अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? दरअसल लखनऊ का अकबर नगर इलाका कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आता है, जहां लोगों ने अवैध रूप से फर्नीचर शोरूम, दुकान और घर बना दिए थे। नोटिस के बावजूद लोगों ने घर खाली नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने भी झटका दे दिया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की, ताकि नाले में तब्दील हो चुकी कुकरेल नदी फिर से अपने अस्तित्व में आ सके। आप देखिए पीछे ये जो आपको नाला दिखाई देगा, ये कभी नदी का स्वरूप हुआ करता था। लोग इसमें स्नान करते थे, लेकिन 1971 के बाद यहाँ अवैध कब्जे शुरू हुए और इन अवैध कब्जों को अब वर्तमान सरकार कहीं न कहीं अभियान चलाकर हटाती हुई नजर आ रही है। और ये अभियान इस पूरे अकबर नगर क्षेत्र में जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कुकरेल आज़ाद नहीं हो जाती। कैमरामैन आशीष के साथ नीतीश कुमार पांडे, सी मीडिया, लखनऊ। और 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में करीब बीजेपी का काफी खराब प्रदर्शन रहा है और अब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आनी शुरू हो चुकी है। यह भी पता चल रहा है कि बीजेपी के खराब नतीजों की वजह क्या रही। हालांकि ये रिपोर्ट अभी काफी शुरुआती है, लेकिन पहले लेवल पर बीजेपी की हार का गुनहगार कौन है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सौहार्द नहीं जीता, वहाँ जातिवाद जीत गया और कुछ नेताओं ने गलत बयानबाजी भी किया है। ये सारा कुछ उसको मुद्दा बनाया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की टीस बरकरार है। कभी दर्द झलकता है तो कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन उस वजह की तलाश अभी भी बरकरार है जिसने बीजेपी को सूबे में
33 सीटों पर समेट दिया और इसके लिए प्रचंड गर्मी में बीजेपी की टास्क फोर्स लगातार पसीना बहा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट में क्या है हार की 5 बड़ी वजह, अब ये जानिए। वजह नंबर 1, मोदी योगी के भरोसे बैठे रहे प्रत्याशी। वजह नंबर 2, सांसद विधायकों में मतभेद पड़ा भारी। वजह नंबर 3, संविधान आरक्षण विपक्ष की बयानबाजी। वजह नंबर 4, पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी। वजह नंबर 5, दलित वोट का खिसकना। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2 बार से ज्यादा जीते हुए सांसदों से जनता में नाराजगी थी, क्योंकि कुछ सांसदों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। विधायकों ने ठीक ढंग से सपोर्ट नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के बयान का भी बीजेपी सही ढंग से जवाब नहीं दे पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। यूपी बीजेपी ने हार के कारणों की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब उत्तर प्रदेश बीजेपी की अन्य 2 रिपोर्ट आने के बाद इन तीनों रिपोर्टों का मिलान कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 3 स्तरीय लगातार जांच कमेटी बनाई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बीजेपी के लाभार्थी वर्ग को राहुल गांधी की 8,500 रुपए प्रति महीने खटाखट गारंटी योजना का भी खूब असर हुआ। यहाँ भी लाभार्थियों से बीजेपी नेताओं का सीधा संवाद न होना हार की बड़ी वजह बन गया। हालांकि ये तमाम वजह अभी काफी नहीं है, क्योंकि अभी और भी 2 लेवल की रिपोर्ट आनी बाकी है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की ये बहुत ही शुरुआती रिपोर्ट है। अभी ये रिपोर्ट 2 और लेवल पर आनी बाकी है, तब जाकर ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब प्रदर्शन आखिर क्यों रहा। लेकिन वो लेवल आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से लेवल पर रिपोर्ट अभी बनी है और कौन कौन से लेवल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो पहला जो लेवल है वो मंडल स्तर की रिपोर्ट है। मंडल स्तर की रिपोर्ट आ चुकी है। दूसरा जो लेवल है उस पर बीजेपी की एक स्पेशल टीम काम कर रही है। 80 नेताओं की टीम ये रिपोर्ट तैयार कर रही है और ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। और इससे एक और महत्वपूर्ण लेवल है, तीसरा लेवल, जिसमें हारे हुए प्रत्याशी अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसी उम्मीदवार को यह पता होता है कि कहां पर कमी रह गई, नुकसान किसने पहुंचा दिया। तो हारे उम्मीदवार भी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ये तीनों रिपोर्ट क्लब की जाएंगी और इसके आधार पर मुख्य रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा कि हारने की मुख्य वजह आखिर क्या रही। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। जेडीयू के टिकट पर देवेश चंद्र ठाकुर यहां से चुनाव जीते हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए सांसद महोदय ने साफ साफ कहा कि वो किसी भी हाल में यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि वो पिछले 22 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने यादवों और मुसलमानों का सबसे ज्यादा काम किया है, लेकिन अब वो इनका काम नहीं करेंगे। आखिर जनता की जाति देखकर काम करने के पीछे क्या वजह है, जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से ही आप सुनिए। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। और आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि ये सांसद देवेश चंद्र ठाकुर आखिर हैं कौन, जरा इनको भी आप जानिए। सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद हैं, जेडीयू के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर और इन्हीं ने यह बयान दिया है। इनको 5,15,719 वोट मिले थे इस चुनाव में और आपको यह भी बताएं कि 51,356 वोट के अंतर से इन्होंने यह चुनाव जीत लिया। अर्जुन राय जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनको देवेश चंद्र ठाकुर ने हराया। बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं ठाकुर और 2022 में सभापति चुने गए थे। ये उनका पूरा परिचय है, लेकिन काफी नाराज है। नाराज इसलिए है क्योंकि उनको वोट नहीं मिला और इसलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि 2024 के चुनाव में बिहार में किस पार्टी को यादव और मुसलमानों का कितना वोट मिला है। पार्टी नहीं, आप थोड़ा सा इसको ठीक ठीक लगा लीजिए, संगठन के लिहाज से देखिए और जो गठबंधन था उसमें किसको कितना वोट मिला। यादव वोट जो है वो एनडीए को करीब 26%,
मिला है और मुस्लिम वोट करीब करीब जो है मिला है 12%। इसी तरह INDIA को यादव वोट मिला है करीब करीब 73%। तो एनडीए को 26 और उधर 73। मुस्लिम वोट 87% INDIA को मिला और एनडीए के पक्ष में गए 12% मतदाता। ये CSDS की जो रिपोर्ट है वो बता रही है और इसीलिए ये बयानबाजी भी अब हो रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कम ज्यादा वोट को लेकर सिर्फ बिहार में गुस्सा नहीं है, महाराष्ट्र में भी कई दिनों से इस पर काफी बहस चल रही है। हम बात कर रहे हैं मुंबई उत्तर पश्चिम सीट की, जहां पर ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। रविंद्र वायकर 24 के चुनाव में 48 वोटों से जीतकर सांसद तो बन गए, लेकिन मतगणना केंद्र पर उनके रिश्तेदार का फोन इस्तेमाल करना उन्हें काफी महंगा पड़ गया। वनराय पुलिस ने उनके रिश्तेदार के खिलाफ कथित तौर पर फोन के इस्तेमाल पर केस दर्ज किया है। दरअसल रविंद्र वायकर का रिश्तेदार रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे काम करने वाली इनकोर ऑपरेट का फोन लेकर दिन भर घूम रहे थे। अभी विपक्ष ईवीएम को फोन से हैक करने का आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि हैक जो है हो गई फोन के जरिए और हम आपको कुछ बड़ी चीजें बता रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि सांसद वायकर के रिश्तेदार इनकोर ऑपरेट का फोन आखिर क्यों इस्तेमाल कर रहे थे। अब समझिए कि ये इनकोर क्या है, इसको भी हम आपको समझाते हैं। इनकोर एक ऐसा सिस्टम है जिस पर डेटा अपलोड किया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसका फोन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनकोर ऑपरेट पर भी FIR दर्ज की गई है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप समझिए। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगे। विवाद के बीच मुंबई के एक अखबार ने ईवीएम पर एक रिपोर्ट छापी। अखबार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि OTP से ईवीएम अनलॉक हो गई। यह दावा किया गया है इस रिपोर्ट के जरिए कि OTP के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया गया। गोरेगांव नेस्को काउंटिंग सेंटर पर फोन से ईवीएम को अनलॉक किया गया, इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया। सांसद वायकर के रिश्तेदार पांडिलकर पर फोन का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगे। उद्धव गुट अखबार की इसी रिपोर्ट का हवाला देकर जांच की मांग कर रहा है। हालांकि उद्धव गुट ने कहा है कि FIR में फोन से ईवीएम अनलॉकिंग की बात है। मुंबई पुलिस ने यह बताया कि FIR सेंटर में फोन ले जाने को लेकर FIR हुई। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने भी OTP से अनलॉकिंग की खबर को स्पष्ट तौर पर खारिज कर दिया है। और अब खबर एक और विवाद से जुड़ी हुई। स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने वाली स्वायत्त संस्था NCERT चर्चाओं में है और इस चर्चा की वजह है NCERT का ताजा फैसला, जिसमें 12वीं के सिलेबस में बदलाव किया गया है। इस फैसले के जरिए कांग्रेस ने NCERT के तार RSS से जोड़ दिए हैं, क्योंकि इसमें अयोध्या विवाद, बाबरी और गुजरात हिंसा जैसे शब्दों से जुड़ा बड़ा फैसला किया गया है। क्या है यह पूरी खबर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल अयोध्या में भगवान राम 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर में विराजे। सदियों से विवादों में उलझे अयोध्या की दशा और दिशा बदल गई और इसी की झलक अब इतिहास के पन्नों में भी दिखने लगी है। NCERT ने बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा को लेकर अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की नई किताब में अयोध्या के इतिहास को संशोधित किया है। पहले अयोध्या विवाद लिखा जाता था, अब इसे अयोध्या मुद्दा लिखा गया है। अब बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया है। 4 पन्नों वाले विवाद को 2 पन्नों में समेट दिया गया है। कार सेवा, रथ यात्रा का जिक्र चैप्टर से हटा दिया गया है। NCERT के फैसले को विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने इस कदम को NCERT की बजाय RSS का फैसला बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, NCERT अब पेशेवर संस्था नहीं रही। 2014 से RSS से जुड़ी संस्था के रूप में काम कर रही है NCERT। राजनीतिक पर्चे छापना या दुष्प्रचार NCERT का काम नहीं। राजनीति विज्ञान की किताब में धर्मनिरपेक्षता की आलोचना, हमारे देश के संविधान पर हमला कर रही है NCERT। NCERT नागपुर या नरेंद्र शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नहीं। आज NCERT की सभी पाठ्य पुस्तकें संदिग्ध गुणवत्ता वाली हैं। अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं। आरजेडी सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने NCERT के फैसले को संविधान के विपरीत बताया है। शिक्षा व्यवस्था इससे निर्धारित होनी चाहिए। अब तो प्रियम्बल का उल्लंघन कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा और आज मैं दोहरा रहा हूं कि ये जो तर्क दे रहे हैं, पता नहीं कैसे लोगों को बिठा रखा है, जो तर्क दे रहे हैं कि ये पढ़ाने से घृणा
होलोकास्ट ना पढ़ाया जाए, पार्टीशन ना पढ़ाया जाए, युद्ध ना पढ़ाया जाए? मतलब किस तरह के लोग निर्णय ले रहे हैं? इस पूरे मामले के केंद्र में एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि स्कूल में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए? बच्चों को पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, बच्चों को हिंसक और दुखी नहीं बनाना चाहते। स्कूल किताबों में ऐसी घटना का जिक्र सही नहीं। ये पहली बार नहीं है जब एनसीईआरटी ने स्कूली पाठ्यक्रम के सिलेबस में बदलाव किया है। पिछले 10 साल में एनसीईआरटी 4 बार संशोधन कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जम्मू कश्मीर में पनप रहे आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। इस बार सरकार आतंकियों को ऐसा जवाब देने की तैयारी में है कि वो फिर कभी घाटी में सिर उठाने की हिम्मत न कर सके। आतंकियों की सफाई के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की समीक्षा के लिए खुद सीडीएस अनिल चौहान जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बल ने हंदवाड़ा से हिजबुल के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में सिर उठा रहे आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। जीरो टेरर प्लान के तहत आतंकियों के सफाई के लिए ऐसी तैयारी की जा रही है जो आतंकियों के लिए एक मिसाल साबित होगी। इसी को लेकर एक दिन पहले गृह मंत्री ने सुरक्षा पर एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें आतंकियों से सख्ती से निपटने और तीर्थ यात्रा की सुरक्षा को बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए गए। अमित शाह की बैठक और सुरक्षा पर बनाई गई रणनीति का ही असर है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी अनिल चौहान जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। एक दिन पहले वो श्रीनगर में थे, जहां उन्होंने चिनार कोर का दौरा किया और इस दौरान जनरल चौहान ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ घाटी में सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने एकजुटता, सशस्त्र बलों में चल रहे त्रिसेवा तालमेल और परिवर्तन में उपलब्धियों पर बात की। सीडीएस अनिल चौहान का आतंकी हमले के बाद ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। यही वजह है कि श्रीनगर के बाद सीडीएस चौहान आज जम्मू भी पहुंचे, जहां उन्होंने नगरोटा में 16 कोर मुख्यालय में सुरक्षा बलों के अधिकारियों से मुलाकात कर आतंकी घटनाओं पर पूरी डिटेल ली और आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की समीक्षा की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्रीनगर पहुंचे थे और वहां पर 15 कोर में पहुंचकर उन्होंने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की वहां पर चेक की, किस तरह के हालात हैं, और कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स और जो सेना के जो जवान हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और बताया जा रहा है कि आज वो 16 कोर जम्मू पहुंच चुके हैं। 16 कोर बेस स्टेशन जो नगरोटा में है, वहाँ पर वो अलग अलग अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जहाँ एक तरफ 4 अटैक हुए, उसके बाद सुरक्षा समीक्षा यहाँ पर बैठक की बताया जा रहा है कि जम्मू में बढ़ते आतंकवाद से मजबूती से निपटने के लिए बनाई गई रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा समीक्षा की कई बैठकों को किया जा रहा है, जिसमें उत्तरी सेना कमांडर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग सहित सेना के शीर्ष कमांडर सुरक्षा की तैयारियों को पुख्ता बनाने में जुटे हैं। वहीं 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को भी बढ़ाया जा रहा है। जहां एक तरफ लगातार जम्मू में हमले हो रहे हैं, अमरनाथ यात्रा होने वाली है, उसी बीच सीडीएस का ये जम्मू कश्मीर का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की जो साजिशें हैं उसको भांडाफोड़ करने के लिए, उन पर पानी फेरने के लिए लगातार ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। इस बीच उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के साथ फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों को मौके से एक डेड बॉडी बरामद हुई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि यह डेड बॉडी आतंकी की हो सकती है। वहीं 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिनकी तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को पकड़ा है, जिसका हिजबुल मुजाहिदीन से कनेक्शन बताया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए आतंकी की पहचान जाकिर हामिद मीर के रूप में हुई है, जिसे घाटी में टारगेट किलिंग का काम दिया गया था। पकड़े गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों को एक चीनी पिस्तौल, कारतूस और एक हथगोला मिला है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आतंकी पाकिस्तान स्थित हैंडलर जहूर अहमद मीर के संपर्क में था। टच में था जो हमारे ज़हूर अहमद मीर सन ऑफ मोहम्मद अफजल मीर, एक मर्तीगाम का, पाक में एक पाक हैंडलर है जो यहीं का है, पाक हैंडलर है, HM ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है, उसी के कंटिन्यूस टच में था और उसी के शाय पे ये काम कर रहा था। बताया गया कि हिजबुल आतंकी जाकिर हामिद के हंदवाड़ा में छिपे होने की खुफिया जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसे जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भारत की कड़ी चेतावनी और आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच गृह मंत्रालय ने भी कड़े कदम उठाए हैं और
रियासी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। इस वक्त का महत्वपूर्ण अपडेट, 9 जून को यह आतंकी हमला हुआ था जिसमें तीर्थ यात्रियों की बस को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। इस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 33 से ज्यादा श्रद्धालु इस हमले में घायल भी हुए थे। 9 की मौत हुई थी और 33 घायल हुए थे। अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी दुश्मनों की साजिश के सफाई के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल छोटी रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना और वायुसेना की एक पुरानी कमजोरी रही है, मगर अब इस कमजोरी को दूर कर हिंद की सेना को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से दुश्मनों पर कैसे होगा वज्र प्रहार, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अब दुश्मन पर होगा वज्र प्रहार, चीन पाक का हर वार होगा बेकार। मोदी सरकार ने तीसरी पारी का कामकाज संभालते ही देश की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने और नए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। इस देशी हथियार का नाम है वज्र। कम दूरी के इस एयर डिफेंस सिस्टम को हिंदुस्तान में ही तैयार किया गया है और कहा जा रहा है कि इसकी टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 9 जून 2024 को नई सरकार के शपथ ग्रहण और रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह के कामकाज संभालते ही जिन फाइलों को सबसे पहले मंजूरी दी गई, उनमें वी शॉट्स मिसाइलों की खरीद की फाइल भी थी। वी शॉट्स का मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसे फौजी अपने कंधे से या लॉन्चर से दाग सकते हैं। इसका अचूक निशाना बड़े से बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर और यूएवी को नष्ट कर सकता है। प्रणय उपाध्याय, जी मीडिया, दिल्ली। अब तक का दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चीन में था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। सबसे ऊंचे ब्रिज की लिस्ट में हिंदुस्तान ने चीन को पीछे धकेल दिया है और बहुत जल्द इस ब्रिज पर ट्रेन भी दौड़ने वाली है। आपको दिखाते हैं जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम साक्षी बनने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक पल का जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन दौड़ेगी। जी मीडिया की टीम इतिहास रचते हुए उस स्टेशन पर उस ट्रेन इंजन पर बैठ चुकी है जहां पर ट्रायल चल रहे हैं उस ऐतिहासिक पल के, जो कि अब कश्मीर और कन्याकुमारी से जोड़ेगा। तौर पर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई जाए। हमें बहुत फख्र महसूस हो रही है हमारे इंडिया के लिए को लेके कि हमारे कम से कम देश में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे ब्रिज बना हुआ है। आखिर में हमारा पुल बन गया है। कल इधर ट्रायल भी हुई सर अच्छे से, तो सर पुल हमारा तैयार है। हमको बड़ी खुशी है इस चीज़ की। वो ब्रिज जो दुनिया में सबसे ऊंचा है, वो ब्रिज जिसका पिछले कई सालों से इंतजार था, वो ब्रिज जहां बहुत जल्द ट्रेन दौड़ने वाली है और फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाव ब्रिज पर जल्द ही ट्रेन दौड़ती नजर आएंगी। अगर इसकी तुलना आईफिल टावर से की जाए तो आईफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, तो चिनाब नदी पर इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। ये तो हुई ऊंचाई की बात, लेकिन इस ऊंचाई पर ट्रेन में बैठकर आप बहुत जल्द कश्मीर की सैर कर पाएंगे। फिलहाल ये ब्रिज टेस्टिंग पर है और ग्राउंड जीरो से जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव इसे कवर किया है। की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं और ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में साक्ष्य हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पल है और कितना ऐतिहासिक ये पल है, जब दुनिया इंतज़ार कर रही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ट्रेन है वो जाएगी। और उसी समय जी मीडिया की टीम उस ट्रायल रन के उस इंजन में मौजूद है जहाँ पर ये फाइनल ट्रायल चल रहा है। कुछ ही दिनों में ये पल पूरा होने वाला है जहाँ पर ये इतिहास रचेगा। रविवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित इस पुल पर पहली ट्रायल ट्रेन सफलतापूर्वक चली। जल्द ही इस पर ट्रेनों के चलने की शुरुआत हो जाएगी। अगर आपने इस ट्रेन की सवारी की तो नजारा कैसा होगा, जी न्यूज से जानिए।
में हम उसी इंजन के बीच में मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये ऐतिहासिक पल जो है हम जी रहे हैं, जहां पर लगातार यहाँ इसी तरह की बोगी जो है वो होगी जब हम बैठे होंगे और यहाँ से कश्मीर घाटी की सैर हम करेंगे और इसी तरह की जो ट्रेन्स हैं, जो बोगीज़ हैं वो यहाँ पर होंगी। आप देख सकते हैं मेरे कैमरा सहयोगी मानिक केरनी और मैं, हम यहाँ पर पहुँचे हैं उसी बोगी में, उस इंजन की बोगी में जहाँ से इसके ट्रायल को जो है वो चलाया जा रहा है और इसके आसपास की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐतिहासिक पल, आज तक किसी भी चैनल के इतिहास में ये विजुअल जो है कभी नहीं दिखाए गए, ये तस्वीरें कभी नहीं दिखाई गई। चिनाब रेल पुल के निर्माण में कुल 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। तो इस पुल का निर्माण 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा में हुआ है, जो 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति का सामना कर सकता है। 35,000 करोड़ की लागत से बन रहे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये ब्रिज। ये ब्रिज 14,000 करोड़ की लागत से बना है और इसकी हाइट की बात करें तो 359 मीटर है, जो कि 1178 फीट बनता है और अपने आप में 30 मीटर ज़्यादा है आईफल टावर से, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और उसके अलावा आपको बता दें कि इस आर्च को बनाने में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स की मेहनत लगी है। बताया जाता है कि 300 से ज़्यादा इंजीनियर्स सिर्फ और सिर्फ इस पुल को बनाने में लगे थे, जिन्होंने कि कई सालों की मेहनत के बाद इस पुल को तैयार किया। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। ट्रेन 7 स्टेशनों से होकर बारामूला पहुंचेगी। इसका मकसद घाटी के लोगों के आने जाने को आसान बनाना है। टूरिज्म बढ़ेगा हमारे एरिया में और हमारे में इकॉनमी थोड़ी बढ़ेगी। हमारा एक एरिया है जो पूरी दुनिया में जाना जाएगा। हमें बहुत फख्र महसूस हो रही है हमारे इंडिया के लिए को लेके कि हमारे कम से कम देश में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे ब्रिज बना हुआ है। गर्व की बात है। हम लोगों ने सोचा कि अगर रेलवे जब भी पार होंगे तो ब्रिज को बहुत करीब से नहीं देख पाएंगे, वो रेल में चले जाएंगे फिर आ जाएंगे। आज हमको यहाँ देखने में बहुत अच्छा लगा और जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट है आज देख के बहुत खुशी आती है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन अपने दूसरे कार्यकाल में 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अब इंतजार उस लम्हे का है जब आप इस ट्रेन में बैठकर सबसे ऊंचे ब्रिज से कश्मीर की खूबसूरती का नजारा देखेंगे। तो तस्वीरों में आपने खूबसूरती भी देखी और ब्रिज की मजबूती को भी महसूस किया, लेकिन कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज की कई और भी खासियत है। जानिए वो क्या क्या खासियत है। सबसे पहले तो पुल की उम्र, लगभग 120 साल इसकी उम्र होगी। भूकंप में भी यह पुल सुरक्षित रहेगा, इसको लेकर भी इंजीनियर्स ने पूरी तैयारी की है। ब्लास्ट प्रूफ डिजाइन भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस पुल पर सेंसर लगे हुए हैं। 260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति झेलने की ताकत इस पुल में है। यह पुल पर्यटन स्थल भी बनेगा, लोग भी यहां पर आएंगे और इलाके का आर्थिक विकास भी इसकी वजह से होगा। रिमोट इलाके में कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और इससे भी विकास को पंख लगेंगे, विकास को बढ़ावा मिलेगा। और आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पड़ोसी मुल्क भले ही लाख कोशिशें कर ले, लेकिन हर मामले में वो भारत से पीछे ही रहेगा। एक ऐसी चीज थी जिसमें पाकिस्तान खुद को हिंदुस्तान से आगे बताता था, और वो है परमाणु बम की संख्या। लेकिन अब उसमें भी पड़ोसी मुल्क पिछड़ गया है। भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए हैं, जिससे यह आंकड़ा 172 पहुंच गया है और परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के परमाणु बम का दम निकल गया है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से पराजित होना पड़ा है। पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु बम की रेस में भारत से पिछड़ गया है। वो पाकिस्तान ही क्या जो कंगाली के दौर में भी अपनी हरकतों से बाज आ जाए। वो पाकिस्तान ही क्या जो भारत के खिलाफ जहर उगलना छोड़ दे। वो पाकिस्तान ही क्या जो खुद को हिंदुस्तान से आगे बताना छोड़ दे। लेकिन पाकिस्तान के दावे और हकीकत में कितना फर्क है, इसकी एक और मिसाल सामने आई। परमाणु बम की रेस में खुद को भारत से आगे बताने वाला पाकिस्तान इस मामले में भी भारत से पिछड़ गया है। परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में भारत ने अब पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर के परमाणु बम पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री ने अपने ताजा आंकड़ों में खुलासा किया है कि भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए, जिसके बाद भारत के पास परमाणु बमों की संख्या 172 हो गई, जबकि पाकिस्तान एक साल में कोई परमाणु बम नहीं बना पाया, जिसकी वजह से उसके परमाणु बमों की संख्या 170 है।
इससे पहले इमरान सरकार में सिरफिरे मंत्री रहे शेख रशीद ने साल 2020 में भारत के खिलाफ अपने परमाणु बमों का गुणगान किया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि पाकिस्तान के पास पाव किलो के बम हैं, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सकते हैं। इस दौरान शेख रशीद ने कई बेतुके बयान भी दिए थे, जिसमें ये दावा किया था कि पाकिस्तान के बम भारत में सब कुछ तबाह कर देंगे, लेकिन मुसलमानों को कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने जब बमों के बहाने भारत को धमकाने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने भी इसका करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया था कि भारत के परमाणु बम दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? परमाणु बमों पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन ने एक साल में 90 बमों को तैयार किया है, जिससे उसके परमाणु बमों की संख्या 410 से बढ़कर 500 तक पहुंच गई है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में परमाणु बमों की संख्या 12,121 तक पहुंच गई है। इनमें से 9,585 परमाणु बम सैन्य जखीरे में रखे गए हैं, जबकि 3,904 परमाणु बम मिसाइलों और लड़ाकू विमानों में रखे गए हैं, जबकि 2,100 परमाणु बमों को ज्यादा अलर्ट रखा गया है। इससे पहले पाकिस्तान बार बार इस बात की धमकी देता रहा कि अगर भारत ने उस पर हमला किया तो वो अपने परमाणु बमों का इस्तेमाल करेगा और उसके पास भारत से ज्यादा परमाणु बम है। लेकिन अब वो इस बात का भी दावा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ने परमाणु बम की रेस में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में दुनिया के 9 ऐसे देश हैं जो परमाणु बम बना रहे हैं, जिसमें रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। जरा देखिए, रूस के पास इस वक्त 5,580 परमाणु बम है, जबकि दूसरे नंबर पर है अमेरिका, जिसके पास 5,044 परमाणु बम है। तीसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास लगभग 500 परमाणु बम है। चौथे नंबर पर फ्रांस आता है, इसके पास 290 है। उधर 5वें नंबर पर ब्रिटेन के पास 225 है, जबकि छठे नंबर पर भारत के पास अब 172 परमाणु बम है। 7वें नंबर पर पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम। 8वें नंबर पर इजराइल के पास 90। 9वें पर उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु बम है। किस देश के पास कितना परमाणु शक्ति है, यह हमने आपको बताया है। जी न्यूज़।